अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका से शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात इंतहाई कम हो गए हैं। जहां कल उसने बांग्लादेश के खिलाफ इंतहाई अहम मैच खेलना है और जीतना है, फिर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को भी हराना है, तो वहीं मौजूदा क्रिकेट टीम पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतजामिया की जानिब से दबाव बढ़ा दिया गया है। अभी तक टीम वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुई है, मगर क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ के बयानात, इंटरव्यूज और इकदामात ने मामलात को इंतहाई मुतराज़ बना दिया है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम और क्रिकेट बोर्ड इंतजामिया के दरमियान तनाज़ात ने सियासी शक्ल इख्तियार कर ली है, जिसने आलमी टूर्नामेंट के अहम स्टेज पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की साख को दाव पर लगा दिया है, जिस पर पहले ही कारकर्दगी की वजह से तनकीद हो रही थी और अब बैनुल अक़वामी मीडिया पर पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है, जिसकी वजह ज़का अशरफ के बयानात और एक्शंस हैं। और इन तनाज़ात के दरमियान ही आज चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और अपना इस्तीफ़ा क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ को भिजवा दिया है। और बोर्ड ने इस्तीफ़ा कबूल करते हुए इंज़मामुल हक के इस फैसले को सराहा भी है, लेकिन मामला यहाँ तक महदूद नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साउथ अफ्रीका के फैसलाकुन मैच से एक दिन पहले ही वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी से किनारा कुशी इख्तियार करके वर्ल्ड कप के बाद खिलाड़ियों की कारकर्दगी की बुनियाद पर उनके एहतसाब की बात कर दी थी, जिससे क्रिकेट बोर्ड पर तनकीद हो रही थी कि वर्ल्ड कप ख़त्म होने से पहले और इंतहाई अहम मैचेस से पहले ये हरकत करने की क्या ज़रूरत थी। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने अपने दिफा के लिए कैप्टन बाबर आजम का मुबैना व्हाट्सएप पैगाम मीडिया पर लीक कर दिया है। अहम बात यह है कि यह सारा तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साउथ अफ्रीका के साथ पाकिस्तान के मैच से एक दिन पहले एलामिया जारी करके पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी से फासला अख्तियार कर लिया था और ज़का अशरफ ने सारी जिम्मेदारी इंज़मामुल हक और बाबर आजम पर डाल दी थी। और फिर एक दिन बाद यानी 27 अक्टूबर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने यह दावा कर दिया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ को 2 दिन से कप्तान बाबर आजम मैसेज कर रहे हैं, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन कल ज़का अशरफ ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मीडिया पर बैठकर खिलाड़ियों पर जो तनकीद की जाती है इसलिए उनके हौसले पस्त हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर दिलचस्प बात यह है कि 26 अक्टूबर को पीसीबी ने खुद जो एलामिया जारी किया था उसमें ज़का अशरफ ने खुद खिलाड़ियों के एहतसाब की बात की थी। 26 अक्टूबर को जारी होने वाले एलामिया के मुताबिक साबिक क्रिकेटर्स और मीडिया की जानिब से कप्तान बाबर आजम और टीम मैनेजमेंट पर तनकीद और उन्हें तब्दील करने पर क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ है कि हार जीत खेल का हिस्सा है। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ने वर्ल्ड कप स्क्वाड में चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक और कप्तान बाबर आजम को मुकम्मल फ्री हैंड दिया और उनकी मर्जी के मुताबिक टीम बनाने में किसी किस्म की रुकावट नहीं बने। मुस्तकबिल में बोर्ड वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस की रोशनी में फैसले आने वाले वक्त पर करेगा। यानी इस्लामिया में ज़का अशरफ ने सारी जिम्मेदारी इंज़मामुल हक और बाबर आजम पर डाल दी थी। मगर फिर सवाल उठा कि इंज़मामुल हक को तैनात तो खुद ज़का अशरफ के दौर में किया गया था, तो फिर कल ज़का अशरफ ने इस पूरे मामले पर अपने साथ साथ इंज़मामुल हक को भी बरी ज़िम्मा करार देते हुए कहा था कि इंज़माम को तैनात उनके दौर में किया गया था, मगर इंज़मामुल हक ने खुद टीम नहीं बनाई बल्कि गुज़िश्ता टीम को ही बरकरार रखा। जिम्मेदारी गुज़िश्ता चेयरमैन की है, मगर आइंदा हम जो करेंगे उसके ज़िम्मेदार हम होंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक खबर गर्दिश कर रही थी कि एक कंपनी है जिसको खिलाड़ियों का एजेंट चलाता है और उस कंपनी में इंज़मामुल हक और मोहम्मद रिजवान भी शराकतदार हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और ज़का अशरफ ने बगैर तहकीक के इस बात पर भी कल तबसरा कर दिया। देखने से तो यही लगता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो अब हमने सोचा है इसको कल इस पर थोड़ा सा हम सोचेंगे, सोच विचार करके फिर चीफ सेलेक्टर साहब को बुलाएंगे, उनसे भी डिस्कस करेंगे, इसको ज़रा क्लैरिफाई करें, पूछें ये बात सही है गलत है क्या है। फिर जो भी होगा, ये तो इससे तो लग रहा है 7-8 प्लेयर्स अगर काबू किए हुए हैं तो फिर पीछे तो वही है जो सिलेक्शन कर रहा है, सिलेक्शन तो फिर वही करा रहा होगा तल्ला साहब ही। तो वील हैव टू आस्क द चीफ सेलेक्टर टू एक्सप्लेन। यानी पहले इंज़मामुल हक को बरीजुमा करार दिया और फिर चार्जशीट भी कर दिया और फिर आज अचानक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम सिलेक्शन से मुतालिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मामले पर 5 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। और इस पेशरफ्त के बाद जब इंज़मामुल हक को इस हवाले से आगाह किया गया तो उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और ये बयान जारी किया कि मुझ पर इल्ज़ामात लगने पर मैंने बोर्ड से बात की थी, बोर्ड को कहा है कि आपको कोई शक है तो इंक्वायरी कर लें। मुझे फ़ोन आया है, बताया गया कि 5 लोगों की कमेटी बनाई गई है, बोर्ड को कहा है कि जब तक कमेटी तहकीकात करे मैं ओहदा छोड़ देता हूं। तमाम चीज़ें क्लियर होने के बाद पीसीबी के साथ बैठ जाऊंगा। मुझे लगा कि मेरे खिलाफ इंक्वायरी हो रही है तो मुझे ओहदे से अलग हो जाना चाहिए, हमें इंक्वायरी के नताइज का इंतजार करना चाहिए। फिर बाद में इंज़मामुल हक ने कंपनी का हिस्सेदार होने से मुताल्लिक वजाहत दी कि मेरा प्लेयर्स की एजेंट की कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये कोई छुपी हुई कंपनी नहीं है, इसका सबको पता है। जबकि पीसीबी ने इंज़मामुल हक के इस्तीफ़े पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि बोर्ड तहकीकात के दौरान इंज़मामुल हक के रज़ाकाराना तौर पर इस्तीफ़ा देने के फैसले को सराहता है और तस्लीम करता है। मगर ज़का अशरफ के बयानात का तनाज़ा सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, बल्कि कौमी क्रिकेट टीम के कैप्टन
बाबर आजम भी इसका निशाना बने हैं। कल ज़का अशरफ ने अपने इंटरव्यू में इस बात की तरदीद की कि उन्हें बाबर आजम का कोई पैगाम या फ़ोन आया था जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब वो कहते हैं जी कि फ़ोन नहीं उठाते, मुझे तो आज तक कभी फ़ोन ही नहीं किया। जो टीम का कैप्टन होता है उसका लेवल होता है डायरेक्टर इंटरनेशनल या COO से तक वो बात करता है। लेकिन ज़का अशरफ यहाँ नहीं रुके, बल्कि उन्होंने इसरार करके बाबर आजम की गुफ्तगू का व्हाट्सएप मैसेज प्रोग्राम में चलवा दिया, जिसमें मुबैना तौर पर बाबर आजम राशिद लतीफ़ के इस इल्ज़ाम की तरदीद कर रहे हैं कि उन्होंने ज़का अशरफ को कोई कॉल या मैसेज किया था जिसका जवाब नहीं आया था। लेकिन बाद में प्रोग्राम के मेज़बान वसीम बदामी ने भी तस्लीम किया कि बाबर आजम का प्राइवेट मैसेज चलाना एक दुरुस्त फैसला नहीं था, लेकिन यह पैगाम ज़का अशरफ के इसरार पर चलाया गया था। मगर ज़का अशरफ ने अभी तक इस बात पर किसी भी शर्मिंदगी का इजहार नहीं किया है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी है। आज हमने राशिद लतीफ़ को इस पूरे मामले पर प्रोग्राम में आने की दावत दी तो उन्होंने कहा कि वो सरकारी टीवी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में होने की वजह से प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सकते, मगर वो अपने इस दावे पर कायम हैं कि बाबर आजम ने ज़का अशरफ को मैसेजेस किए लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। साथ ही हमने ज़का अशरफ को प्रोग्राम में आने की दावत दी मगर वो नहीं आए। लेकिन हम उनसे एक और इल्ज़ाम का जवाब चाहते थे जो राशिद लतीफ़ ने लगाया कि PCB, फ्रेंचाइजेस और कुछ टीवी चैनल्स बाबर आजम से इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि उन्होंने बेटिंग कंपनीज का लोगो अपनी शर्ट पर लगाने से ये कहकर इनकार किया कि जुए की कंपनीज हैं, हम इनका लोगो नहीं लगाएंगे। प्रॉब्लम किसको हो रही है? मीडिया हाउसेस देखिएगा जिनको सरोगेट ने बंद किया है, मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने बंद किया है ना, ऐसे ही सर। प्रॉब्लम उनको हो रही है। तो किसने बंद किया है? आपका कप्तान के सामने है, हमारा कप्तान भी Yes. हमारे सामने है। उसका कैरेक्टर उसने शो किया बिल्कुल। कि ये नहीं चलेगा, चाहे वो कोई भी फ्रेंचाइज हो। तो सारे तीर उसी के ऊपर होते हैं जहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है। आपको 40 करोड़ एक टूर्नामेंट का मार दिया तो जाहिर सी बात है लोगों का गुस्सा नज़ला फर्क तो पड़ा है ना। बिल्कुल। तो आपकी फ्रेंचाइज भी पीछे है इसके, और प्रेशराइज किया जा रहा है। प्रेशराइज क्या कर रहे हैं फ्रेंचाइज। रिजवान का क्या हुआ था मुल्तान सुल्तान का? मुश्किल हो गई थी ना। बिल्कुल। अब वो सरोगेट नहीं, बैटिंग कंपनी का नहीं लगाना चाहते। फ्रेंचाइज और PCB फोर्स कर रहा है। कौन फोर्स कर रहा है? जिन्होंने प्रेस रिलीज निकाली है कि ये प्रेशराइज ये बात ही नहीं कर सकते बोर्ड वाले तो। मगर जब ज़का अशरफ ने प्रोग्राम में शिरकत करने से इनकार कर दिया तो हमने उन्हें 4 सवाल भेजे और उनका मौक़िफ़ मांगा। पहला सवाल हमने ज़का अशरफ से ये किया कि प्रोग्राम के मेज़बान वसीम बदामी ने यह दावा किया है कि आपने खुद बाबर आजम के साथ होने वाली बातचीत का स्क्रीनशॉट दिया और फिर उसे चलाने के लिए इसरार भी करते रहे, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? हमने दूसरा सवाल ज़का अशरफ से ये किया कि साबिक़ क्रिकेटर राशिद लतीफ़ ने इल्ज़ाम लगाया है कि कुछ टीवी चैनल्स, PSL फ्रेंचाइजेस और PCB बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि उन्होंने बेटिंग कंपनीज का लोगो अपनी शर्ट पर लगाने से इनकार कर दिया था कि ये बात दुरुस्त है। फिर हमने तीसरा सवाल ज़का अशरफ साहब से ये किया कि क्रिकेट एक्सपर्ट डॉक्टर नोमान ने यह इल्ज़ाम आयद किया है कि ज़का अशरफ साहिब ने PCB के मामलात अपने बेटे को आउटसोर्स कर दिए हैं और अमली तौर पर वही बोर्ड को चला रहे हैं। आपका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? जबकि ज़का अशरफ साहब से चौथा सवाल हमने ये किया कि आपकी तैनाती से पहले टीम मैचेस भी जीत रही थी और उसकी रैंकिंग भी बेहतर थी, क्या ये दुरुस्त नहीं कि PCB की नई मैनेजमेंट ने अपने इक़दामात से टीम के स्पिरिट को तबाह कर दिया है? मगर हमारे इन सारे सवालात का भी ज़का अशरफ साहब ने कोई जवाब नहीं दिया है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ क्रिकेटर्स और तज़कियाकार सिकंदर बख्श साहब, अब्दुल रज़ाक और याया हुसैनी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सिक्कू भाई, ये क्या हो रहा है? एक तरफ तो टीम वहाँ है, ज़्यादा इंतजार की जरूरत भी नहीं थी, सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेंगे तो जल्दी आ जाएंगे, वरना ज़्यादा से ज़्यादा और 15-20 दिन रुक जाते। मगर ये क्या किया है ज़का अशरफ साहब ने? आपके ख्याल में बेसब्री दिखाई है, अपना ब्लेम दूसरों पर शिफ्ट करने की वजह से सारा का सारा मेस क्रिएट कर दिया? तो खुश आज़े, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये जो आपने कहा ना जल्दी दिखाई, उन्होंने आने में भी जल्दी दिखाई। देख, इस वक्त उनको नहीं आना चाहिए था। उनके पास 2 महीने हैं, 2 महीने के बाद जो है वो पता नहीं उनका क्या फ्यूचर हो। तो उनको जब सेठी साहब चला रहे थे तो अगर गड़बड़ होती तो सारा मलबा सेठी साहब पे गिरता। अब सेठी साहब बीच में नहीं है, वो बिल्कुल खामोशी से एक तरफ खड़े हुए, इसलिए कि उन्होंने जो भी किया आप उन पे ब्लेम इसलिए नहीं डाल सकते कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। किसने कहा था आपको कि इतनी जल्दी में आ जाएं? वर्ल्ड कप आने वाला है, सर पे एशिया कप सर पे खड़ा हुआ है, आपने एकदम से जो है आके चार्ज ले लिया और सेठी साहब को अलग किया। मेरे ख्याल से वहां पे उनकी गलती थी। उसके बाद तड़ातड़ गलतियां करते चले जा रहे हैं। वहाँ भारत के अंदर पाकिस्तान की टीम मौजूद है, वहां पर देखें लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। अभी जितने भी मेरे नुमाइंदों से बात हुई, वहाँ पे भट्टी साहब भी मौजूद है, वहाँ फैजान भी मौजूद है, वहाँ पे अतीक भी मौजूद है। कहते हैं कि हर चैनल हमारा मजाक उड़ा रहा है। उन्होंने हमारी पूरी पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का एक मजाक बना के रख दिया, विच इज वेरी वेरी सैड। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि ऐसा हुआ। और उनको ये लड़ाई झगड़ा करने के बजाय वो बड़े थे। देखिए, जो चीफ होता है, जो चेयरमैन होता है, वो सबका बड़ा होता है, उसको वो बड़ापन दिखाना चाहिए था, टीम को वापस आने देना चाहिए था।
जब वो आ जाती एक छोटा सा बयान जारी करते कि ठीक है जब वो टीम वापस आएगी सब चीजें सेटल हो जाएंगी, डोंट वरी। उसके बजाय आप मुकाबलाबाजी शुरू कर दी कि उसने ये कहा तो मैं ये कहूंगा, अगर उसने ये कहा तो मैं ये कहूंगा, तो सारा जो है कहते हैं एक दूसरे का कट्टा चिट्टा खोलना शुरू कर दिया। उससे जो है मेरे ख्याल से याया आपको बहुत अंदर की बातें जो है वो बहुत अच्छी तरह बताएगा। जो मैं याया भाई की तरफ आने से पहले जरा अब्दुल रज़ाक भाई का भी मौक़िफ़ मालूम कर लो। रज़ाक भाई, आप जरा कुछ अर्सा पहले तक आप खुद टीम में खेलते थे, कोई चेयरमैन इस तरीके का एक्ट करे, इमेच्योर हरकतें हैं कि कप्तान का आपने जो व्हाट्सएप पैगाम है वो जिद करके एक चैनल पे चलवा दिया है और उसके बाद अपने आप को दिफा करें कि मुझसे कल का पूछेगा। आप चेयरमैन बन गए कमेटी के, उसके बाद आप सारी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल रहे हैं। कभी कहते हैं चीफ सेलेक्टर और बाबर आजम की जिम्मेदारी है, फिर कहते हैं नहीं क्योंकि इंतजाम भी मेरे दौर में आए थे, उन्होंने भी पिछली टीम को बरकरार रखा, उनकी भी जिम्मेदारी नहीं है, फिर उनका इस्तीफा। ये क्या कर रहे हैं चेयरमैन साहब एग्जैक्टली आपके ख्याल में? देखिए, बेसिकली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अजीब चीजें हो रही हैं। पाकिस्तान की टीम का हारना तो चलो समझ आती है, ठीक है वो हार रही है वहां पे, और यहाँ पे इनको पता नहीं किस चीज की मुसीबत पड़ जाती है। मैं इसलिए कहता हूँ कि जब आप किसी चीज को संभालें, अगर आप मेरिट पे होते हैं तो कभी इस तरह की चीजें नहीं आती। आप जब पहले दिन आप आते हैं तो आपके आने से पहले ट्वीट आ जाता है कि जी मिसबाह हक इज कमिंग और मोहम्मद हफीज इज कमिंग। तो अब सारी जिम्मेदारी उनको दी हुई थी, उन्होंने सारी प्लानिंग की, सारा कुछ जो भी चीफ सेक्टर बने, जो भी सारा कुछ इन्होंने कोचेज पॉइंट किए, जो सिस्टम इन्होंने किया, तो ये आस्था था जब हर चीज बना लेते हैं उसके बाद फिर रिजाइन देना शुरू कर देते हैं। रिजाइन देने से आप सेफ नहीं हो जाते, आप पे एक जिम्मेदारी है। अगर आप जिम्मेदारी कबूल नहीं करते तो फिर रिजाइन देने से आपको ये नहीं कि आपका वो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी वो हल हो गई है। तो आपको इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए, आपको क्रिकेट को क्रिकेट ही समझना चाहिए। यहाँ पे सियासत बहुत ज्यादा है और बाय द वे ये भी कहना मुनासिब होगा कि ये अंदर से एक दूसरे को पसंद नहीं करते और ऊपर ऊपर से पसंद करते हैं, तो इसलिए इस तरह के रिजल्ट आते हैं। यार भाई, आपकी गालिबन आज बात भी हुई ज़का अशरफ साहब से भी, जो कुछ हो रहा है अंदर का मामला ये है क्या जो कि वर्ल्ड कप खत्म होने का भी इंतजार नहीं किया जा रहा है और सब कुछ इस तरीके से सामने आ रहा है। टीम पर तनकीद हो रही थी, बाबर आजम की कप्तानी पर भी तनकीद हो रही थी, मगर अब खुद क्रिकेट बोर्ड पर तनकीद हो रही है कि ये क्या हरकतें कर रहे हैं कि अभी टीम बाहर नहीं हुई है, वो वापस नहीं आई है और आपने सारे के सारे चीज़ें और ब्लेम गेम शुरू कर दिए। शाहजेब खानजादा साहब, बड़ी पुरानी कहानी है ये, और वो किसी शायर ने कहा है ना कि दिल के फबोले जल उठे सीने के दाग से, घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो ये मामला कुछ ऐसे ही हैं। जब ज़का अशरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह बने तो उनको काम नहीं करने दिया गया, अदालतों में पिटीशन जारी कर दी गई। और मैं मुख्तसर तौर पर आपके साथ शेयर कर लेता हूँ ये बात कि वर्ल्ड कप में जाने से पहले ज़का अशरफ को कैटेगोरिकली खिलाड़ियों ने कह दिया कि जी हम जो है वो वर्ल्ड कप में आईसीसी के ना फंक्शन में जाएंगे ना आईसीसी का लोगो इस्तेमाल करेंगे, जिसमें एक अजीब और गरीब सी सूरत हाल पैदा हो गई थी। और उसके बाद इत्तलात ये है कि इंज़मामुल हक साहब ने कहा कि ये जो मामला है मैं 48 आवर्स में हल करा दूंगा, आपका कोई मसला नहीं है इसका। तो उन्होंने कहा कि यार ये डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाला साहब नहीं करवा सके, जो आप करवा देंगे। और फिर इत्तलात ये आ रही है कि इंज़मामुल हक बाबर आजम को चेयरमैन के घर लेकर गए और सारे मामला खुश उसलूबी के साथ तय हो गए। मैं आपको बड़ी हैरानकुन बात बताऊं कि 528 मिलियन रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मद में रखे और 3 साल का, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, 3 साल का जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया गया और इसमें एक 220.3 मिलियन आईसीसी के पैसे भी शामिल हैं। और इसके बाद हुआ ये कि इंज़मामुल हक साहब ने कहा कि जी मैं 25 लाख रुपए लूंगा और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि मैं 6 महीने आप मुझे देंगे अगर आप मुझे निकालेंगे, यानी 1.5 करोड़ रुपए आपको उनको देने पड़ेंगे। ये सारी बातें अपनी जगह मौजूद है, लेकिन उसके बाद जो मामला हुआ वो ये हुआ कि ये सारी चीजें अपनी जगह चल रही थी। साबिक कप्तान राशिद लतीफ ने जब पाकिस्तान टेलीविजन पर बैठकर ये बात की कि उनको बाबर आजम जो है वो ये बता रहे हैं कि जी वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को फोन कर रहे हैं और वो उनसे बात नहीं कर पा रहे, और क्रिकेट बोर्ड का बड़ा वाज़ेह तौर पर स्टांस था कि जो खिलाड़ियों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे बढ़ाए हैं फिर उसके अंदर कुछ कानूनी मामला भी होंगे। ये सारी चीजें जो है वो तय करने के बाद आपको मिलेंगे। अंदाजे के मुताबिक 7.25 करोड़ रुपए साल के शाही शाफरीदी, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को मिलेंगे। तो आप सबर की बात कर रहे हैं, ये मामलात किसी और तरफ जा रहे हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है इस तमाम गुफ्तगू का वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंज़मामुल हक से रिजाइन नहीं लिया, इंज़मामुल हक ने रिजाइन किया है। ये वो इंज़मामुल हक है जिनके बारे में कहा गया कि इन्होंने रिटायरमेंट के लिए जो है वो क्रिकेट बोर्ड से 1 करोड़ रुपए लिए। ये वो इंज़मामुल हक है जिन्होंने कहा कि जी जब पाकिस्तान आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीते मुझे भी उतने ही पैसे चाहिए जितने खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए मिले हैं, बाकी सेलेक्टर्स को सिर्फ 10 लाख रुपए मिले थे।
तो ऐसा क्या हो गया कि इंजमामुल हक ने जो है वो पहले से ही 1.5 करोड़ रुपए छोड़कर जो है रिजाइन दे दिया। उसके पीछे कहानी है कि जब ये मीडिया में खबरें चली कि इंजमामुल हक और वो कंपनी जिसके सारे खिलाड़ी इस वक्त टीम में सिलेक्ट हो गए हैं, चेयरमैन ने कहा कि जी इसकी तहकीकात होनी चाहिए, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, और उन्होंने एक कमेटी बना दी। कमेटी के सामने पेश होने से पहले ही इंजमामुल हक साहब ने इस्तीफा दे दिया, जिसे क्रिकेट बोर्ड ने सराहा है। सवाल यह है कि इंजमामुल हक ने उस अखबारी रिपोर्ट के हवाले से जो है वो क्यों एक कानूनी पहलू इख्तियार नहीं किया और उसको कानूनी नोटिस नहीं भेजा कि भाई मेरा तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, आपने जो चीजें बयान की हैं आप इसकी वजाहत दें, और वो वजाहत लेके क्रिकेट बोर्ड को देते, मामला ही खत्म हो जाता। और मगर सिकू भाई, कल खुद चेयरमैन ने भी जब बात की है, ज़का अशरफ साहब ने भी, तो इस हवाले से ऐसा लगा कि ऑलमोस्ट वो इंडोर्समेंट दे रहे हैं कि हाँ जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल, और ये फिर इस तरह तो लगता है कि एक ही है जो इस तरह टीमें सेलेक्ट करा रहा है। वो तहकीकात की बात भी कर रहे थे, मगर साथ में ऐसा लग रहा था कि इनडायरेक्टली इंडोर्समेंट भी दे रहे थे कि इल्ज़ाम कहीं ना कहीं दुरुस्त तो नहीं है। अब वो आ जाते प्रोग्राम पर, ज़ाहिर है मुझसे खुद सवाल करते हैं, आपको लगता है इंजमामुल हक ने इस्तीफा देकर गलत किया? वो कह रहे हैं कि जी अगर बाद में कर ले तहकीकात, मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला, मैं इल्ज़ामात की नफ़ी करता हूँ, तो मुझे बाद में दे दें रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब तक के लिए मैं अपने ओहदे से अलग हो रहा हूँ। पीसीबी भी इस बात को सराह रहा है। नहीं देखिए शाहजेब, ये कोई बात मुझे समझ में नहीं आई। अगर इंजमामुल हक समझते हैं, सबसे पहले अगर मैं इंजमाम की जगह होता, मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा होता और मैं ये इल्जाम गलत होता, मैं उन सब एंकर्स के खिलाफ जो है जिन्होंने ये खबर चलाई, पूरी एक तो पॉलिटिकल एंकर हैं, उन्होंने तो बड़े खुलकर बोला कि ये एड्रेस है, ये अकाउंट नंबर है, ये लोग हैं, ये पार्टनर्स हैं, आप उनके खिलाफ केस डालें, हर्जाना डालें अगर आप बेगुनाह हैं। जब जस्टिस कयूम की रिपोर्ट हुई थी, इन सब ने बोला जी हम तो बेगुनाह थे, हम तो बेगुनाह थे। भाई कोई कोर्ट में किया? किसी ने अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की? किसी ने नहीं की। सब मजे से जो है काम कर रहे हैं, सब मजे से क्रिकेट के अंदर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। वही लोग जो कि इसमें जस्टिस कयूम रिपोर्ट में जो लोग इन्वॉल्व थे, सारे एक्टिव हैं, सारे, उनको सबको मना किया था कि इन लोगों को कोई, उसमें लिखा हुआ है रिपोर्ट में कि इन लोगों को कोई ऐसी चीज नहीं दी जाए जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली हो। सब मजे कर रहे हैं। हमने कभी इन लोगों को रोकने की कोशिश ही नहीं की। तो इंजमाम को मैं ये कहूंगा कि अगर आप सही हैं, आपके पर इल्जाम है ये, तो आप जाएं कोर्ट के अंदर और जाकर एक केस करें और हम सबको बताएं कि जी ये गलत था। अदरवाइज मेरे ख्याल से ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। पहले ही मैं आपको प्रोग्राम में कह चुका हूं कि जो रिश्तेदार होते हैं, चचा, मामू, खाला, फूफे और दामाद, ससुर, इन लोगों को क्रिकेट बोर्ड में नहीं रखना चाहिए। ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। लोग फिर बातें करते हैं कि ये इसका भतीजा खेल रहा है, इसका भांजा खेल रहा है, इसका बेटा खेल रहा है, इसका दामाद खेल रहा है, इसका ससुर खेल रहा है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पे सख्ती के साथ एक रूल बनाना चाहिए। रज़ाक भाई, आप क्या कहिएगा? देखिए, बड़ा कुछ याया भाई ने, सिकंदर भाई ने कह दिया, और मैं तो सिर्फ सीधी सी बात करता हूँ कि अगर आप गिल्टी नहीं है तो आपको कोई नोटिस नहीं है, ना कोई फोर्स कर रहा है रिजाइन देने का, तो रिजाइन देना नहीं चाहिए था। और रिजाइन देने से मामला हल नहीं होते। और ये हो सकता है कि कुछ ऐसी हिडन चीजें हों जो हमें नहीं पता चल रहा। हो सकता है कि वक्ती तौर पे ये चीजें हो रही हैं और उसके बाद फिर ये दोबारा रीड पॉइंट हो जाए। तो मुझे लग रहा है कि ये इस तरह की कोई चीज लग रही है, क्योंकि इस तरह कोई आप सडनली एक दिन के बयानात पे आप अगले दिन रिजाइन नहीं दे सकते। ना इसमें कोई सदाकत नजर आ रही है, ना इसमें ये नहीं है कैसे ये झूठी है या ये सच्ची है, कोई अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। तो हमें तो यही लगता है कि ये कोई एक कोई आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग की वजह से सारा किसी ने सोच समझ के बैठकर ये डिसीजन लिया गया, जिसकी वजह से ये दोबारा फिर 3 पॉइंट होंगे वर्ल्ड कप के बाद। आप याया बताइएगा, आप इन्फॉर्म सहाफ़ी हैं, क्या कोई अंडरस्टैंडिंग के तहत हुआ है कि बोर्ड सराह रहा है, या फिर कोई और मामला है? क्योंकि इंतजाम तो कह रहे करें तहकीकात, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तहकीकात से मैं क्लियर हो जाऊँ तो फिर दे दें मुझे, बेशक होता। देखिए शाहजेब, मैंने आपसे दोबारा अर्ज किया कि ज़का अशरफ के लिए मामला इस हद तक बॉइलिंग पॉइंट पर ला दिए गए कि उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। ये भी इत्तलात आ रही है कि इंजमामुल हक साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया कि अंडर 19 टीम का जो कोच है वो मोहम्मद यूसुफ को बनाया जाए, जो कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ तनख्वाहदार हैं और एक चैनल के साथ भी वाबस्ता हैं। और मोहम्मद यूसुफ के हवाले से उन्होंने कहा कि इससे पहले भी ये भी खबरें आई हैं, सोशल मीडिया पर भी ये खबरें आई हैं कि इंजमामुल हक ने कहा अगर आप मोहम्मद यूसुफ को अंडर 19 टीम का कोच नहीं बनाते तो मैं रिजाइन कर दूंगा। फिर सोशल मीडिया
कई खबरें आई कि भाई इंजमामुल हक इसीलिए जो है वो अंडर 19 टीम का कोच बनाना चाहते हैं मोहम्मद यूसुफ को, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट पर पूरी मुकम्मल तौर पर वो चौधराहट हासिल कर रहे हैं। नेशनल टीम उनके पास है, फिर अंडर 19 टीम उनके पास है, और उसी कंपनी के तहत वो खिलाड़ी जो है वो एसोसिएट होंगे। इस पर चौधरी जका अशरफ साहब ने उनको कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। और अब इंजमामुल हक साहब जो कि वर्ल्ड कप के 2 पहले मैचों में भारत में मौजूद थे, सवाल यह कि किसी और दुनिया की टीम का कोच चीफ सेलेक्टर आया, इंजमामुल हक साहब वहां गए, वहां पर भी ये खबरें आई कि जी ये टीम में मुदाखलत कर रहे हैं और मिकी आर्थर और टीम के जो कोच हैं वो नाखुश हैं। तो इंजमामुल हक से उस वक्त क्यों रिजाइन किया, उन खबरों के ऊपर क्यों रिएक्ट नहीं किया? अगर सोशल मीडिया की खबरों पर इस तरह लोग रिएक्ट करने लगे तो मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में अंबार लग जाएंगे रिजाइन के। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी। इस सब का नतीजा ये निकल रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और पाकिस्तानी क्रिकेट का मजाक उड़ा है। टीम हार अलग रही है जिसकी वजह से जाहिर है कौम को बड़ा दुख है, मगर ये मजाक बना हुआ है। खुद ज़का अशरफ साहब के बयानात की वजह से व्हाट्सएप मैसेजेस लीक हो रहे हैं, इस्तीफे आ रहे हैं। हालांकि अभी तक वर्ल्ड कप चल रहा है, पाकिस्तानी टीम पूरी तरह वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुई है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और हम खबर आपके सामने रखेंगे। इसराइली फोर्सेस पिछले 3 दिन से गजा में एक वसी ज़मीनी ऑपरेशन का दावा कर रही हैं। इसराइली फौजी दस्ते जदीद हथियार, टैंक्स, बुलडोजर्स और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ गजा के सरहदी इलाकों के अंदर मौजूद हैं और मजीद पेशकदमी करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी शाहिदीन के मुताबिक आज दिन को इसराइली टैंक्स गजा में सरहदी बाढ़ से 3 किलोमीटर अंदर आ गए थे और शुमाल से जुनूब की जानिब सलाहुद्दीन रोड को बंद कर दिया था और वहां से गुजरने वाली गाड़ियों को निशाना बना रहे थे। एक गाड़ी को निशाना बनाए जाने की वीडियो भी सामने आई, जिसके बाद ये खदशात जाहिर किए जाने लगे कि इसराइली फोर्सेस गजा के शहरी इलाकों में मुकम्मल पेशकदमी करने जा रही हैं। लेकिन बाद में हमास ने यह बयान जारी किया कि गजा में रिहायशी इलाकों के अंदर ज़मीनी पेशकदमी बिल्कुल नहीं हुई है। सलाहुद्दीन रोड पर जो कुछ हुआ वो महज इसराइली फोर्सेस के चंद टैंकों और बुलडोजर्स का हमला था, जिन्हें हमास के जंगजुओं ने वापस जाने पर मजबूर कर दिया और सड़क दोबारा खोल दी गई है। बहरहाल सूरत हाल अब भी गंभीर है। गजा में मुसलसल फिजाई बमबारी के साथ साथ धमाकों और शदीद फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली फिजाई अफवाज सफ़ेद फास्फोरस का इस्तेमाल भी कर रही हैं। मुसलसल 3 दिन से ये इतलात आ रही हैं कि गजा की सरहद के करीब कई मकामात पर इसराइली फौजी और हमास के जंगजुओं के दरमियान लड़ाई जारी है और शदीद फायरिंग का तबादला हो रहा है। इसराइली फोर्सेस का दावा है कि उसने इतवार को गजा में 600 अहदाफ को निशाना बनाया, जबकि हफ्ते को 450 अहदाफ को निशाना बनाया था और सिर्फ कल रात को गजा में दर्जनों जंगजुओं को मारा गया है। इसराइली दिफाई अफवाज के तर्जुमान के मुताबिक हम गजा में एक वसी ज़मीनी कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे फौजी जंगजुओं की तरफ बढ़ते हैं तो वो मोर्चों में चले जाते हैं और हम उन पर फ़ज़ाई हमले कर देते हैं। एक ऐसे ही वाक़े में ज़मीनी अफवाज ने एयरफोर्स से एक टारगेट पर ड्रोन हमला करने का कहा, जिसके नतीजे में 20 जंगजू मारे गए। इसी तरह ज़मीनी अफवाज ने गजा में अल अज़हर यूनिवर्सिटी के करीब हमास के जंगजुओं की मौजूदगी की निशानदही की और फिर इसराइली फाइटर जेट्स ने वहाँ हमला कर दिया। इसराइली फोर्सेज ने अब से कुछ देर पहले यह भी दावा किया है कि कल रात को एक यरगमाली फौजी को भी बाजियाब कराया गया है, जबकि हमास का दावा है कि इसराइली फोर्सेस को सख्त मज़ाहमत का सामना है और उसे भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। साथ ही गजा से इसराइली इलाकों की तरफ रॉकेट्स भी दागे जा रहे हैं। इसराइल ने वसी ज़मीनी ऑपरेशन का मरहला 3 दिन पहले ही शुरू किया था। इससे पहले इसराइली फोर्सेस ने बुध और जुमेरात को 2 महदूद ज़मीनी ऑपरेशन किए थे, जिसके बाद जुम्मे और हफ्ते की रात को इसराइली फोर्सेस ने अचानक गजा की तमाम कम्युनिकेशन बंद कर दी, जिसके बाद गजा का बैरूनी दुनिया से राब्ता मुकम्मल तौर पर कट गया और इस दौरान इसराइली फोर्सेस ने ज़मीनी ऑपरेशन तेज़ कर दिया और बमबारी और फायरिंग में शिद्दत आ गई। भारी तादाद में इसराइली फौजी टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां गजा में दाखिल हो गए और सरहदी इलाके में हमास से लड़ाई शुरू हो गई। तहम ये ऑपरेशन शुरू करते वक्त इसराइल ने एक अलग हिकमत अमली अपनाई थी और गजा में मुकम्मल कम्युनिकेशन ब्लैकआउट कर दिया था। इसके पीछे इसराइल का मकसद क्या था और ये क्या हिकमत अमली है, इस हवाले से अल जज़ीरा ने एक तफसीली आर्टिकल शाया किया है, जिसके मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने गजा में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को हदफ बनाया, जिसके बाद गजा से इतलात बाहर जाने का वाहिद रास्ता बाकी बच जाने वाले चंद सैटेलाइट फोन्स थे, मगर उन्हें भी किसी भी वक्त निशाना बनाया जा सकता था। इसराइली फ़िज़ाइया के मखसूस इलेक्ट्रॉनिक जंगी तैयारे कम मदार वाले कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के जरिए डेटा का तबादला करने वाली हर डिवाइस की निशानदही कर सकते हैं और उस पर मिसाइल से हमला भी कर सकते हैं। ताहम ये हिकमत अमली इतनी नई भी नहीं है। इस तकनीक को पहली दफ़ा रूस ने 1996 में चेचनिया के सदर को कत्ल करने के लिए इस्तेमाल किया था, जब वो सैटेलाइट फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि खुद इसराइलियों का भी फ़ोन के जरिए हदफ की शनाख्त करने, उसका पता लगाने और फिर उसको टारगेट करने का लंबा रिकॉर्ड है। हमास के रहनुमा याह्या को इसराइली फोर्सेज ने इसी तकनीक के जरिए निशाना बनाया था। ताहम इसराइल का ये तरीक़ा इस वक्त हमास के जंगजुओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, क्योंकि हमास इसराइल की ऐसी हिकमत अमली और सलाहियतों को जानते हुए पहले से ऐसे इक़दामात से निमटने के लिए तैयार है।
फ़लस्तीनी ज़राए का दावा है कि हमास ने अपनी सुरंगों के नेटवर्क में इसराइल प्रूफ कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नस्ब किया हुआ है, जिसके तहत उसने कई किलोमीटर तक तारों का जाल बिछाया हुआ है और उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग से महफूज बनाया हुआ है ताकि कोई भी इसके सिग्नल्स तक रसाई हासिल ना कर सके। आर्टिकल के मुताबिक कम्युनिकेशन का ये निज़ाम इंतहाई जदीद सुरंगों में बहुत गहराई में नस्ब किया गया है, जो कि इसराइली फौज की पहुंच से तकरीबन मुकम्मल तौर पर महफूज है। ये केबल्स बहुत कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन खारिज करती हैं और बहुत ज़्यादा गहराई में होने की वजह से उनका सुराग लगाना और सिग्नल्स को पकड़ना भी मुश्किल है। हमास के इस कम्युनिकेशन के निज़ाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसने 7 अक्टूबर के हमलों को कैसे खुफिया रखा था। आर्टिकल में मजीद लिखा है कि हमास का कंक्रीट का ये मजबूत सुरंगों का नेटवर्क ज़ेरे ज़मीन 20 मीटर यानी 66 फीट तक गहराई में बना हुआ है और इतनी ज़्यादा गहराई में जाने की वजह इसराइली सरहदी बैरियर्स के नीचे से गुजरना है, जिनमें कंक्रीट की वो तमाम दीवारें भी शामिल हैं जिनकी गहराई ज़ेरे ज़मीन 26 फीट तक है। इसके अलावा ज़्यादा गहराई में होने की वजह से हमास को अपनी सुरंगें इसराइली बमबारी से महफूज रखने का इजाफी फ़ायदा भी मिलता है, क्योंकि 1 मीटर यानी 3 फीट से नीचे कोई भी चीज़ निस्बतन महफूज तस्वुर की जाती है और उससे गहराई में मौजूद चीज़ों को तबाह करने के लिए खुसूसी बारूद की ज़रूरत पड़ती है। आर्टिकल के मुताबिक मुमकिन है कि हमास की सुरंगें इमारतों के नीचे भी फैली हुई हों। हमास का सुरंगों का ये पेचीदा नेटवर्क उसका सबसे बड़ा हथियार समझा जाता है, जिसे इसराइल अपने लिए सबसे बड़ा खतरा करार देता है। इसराइल का गजा में ज़मीनी कार्रवाई करने का बुनियादी हदफ भी सुरंगों के इस नेटवर्क का खात्मा है, लेकिन अपने इस हदफ में कामयाबी के लिए इसराइली फोर्सेस की तैयारी पर मुसलसल सवालात उठते रहे हैं। और अहम बात यह भी है कि इन सुरंगों में मुमकिना तौर पर वो यरगमाली भी मौजूद हैं जिन्हें 7 अक्टूबर को हमास के जंगजू अपने साथ ले गए थे। गुज़िश्ता हफ्ते रिहा होने वाली एक यरगमाली खातून ने भी इस बात की तस्दीक की थी। इसराइल 7 अक्टूबर के बाद से अंधाधुंध कार्रवाइयाँ कर रहा है। एक तरफ फ़िज़ाई बमबारी जारी है तो दूसरी तरफ इसराइल की ज़मीनी अफवाज भी गजा में कार्रवाइयाँ कर रही हैं और मज़ीद पेशकदमी की कोशिश कर रही हैं। 7 अक्टूबर के बाद से अब तक गजा में 8,306 अफराद शहीद हो गए हैं, जिनमें 3,457 बच्चे और 2,136 खवातीन हैं, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 21,000 से ज़ायद हो गई है। 1,950 अफराद अब भी लापता हैं, जिनमें 1,000 से ज़ायद बच्चे हैं। इसराइल मुसलसल गजा के अल-कुद्स अस्पताल को खाली करने की धमकी भी दे रहा है, क्योंकि उसका कहना है कि अल-कुद्स अस्पताल के नीचे हमास ने ठिकाना बनाया हुआ है। BBC के मुताबिक अल-कुद्स अस्पताल में 14,000 से ज़ायद शहरियों ने पनाह ली हुई है। अस्पताल के बहुत करीब गोलाबारी भी की गई है, जिससे लोगों को मजीद खतरात लाहक हैं। गजा में ग़िज़ाई अशिया की शदीद किल्लत है, लोग मुज़रे सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। खुद अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक 52,000 हामला खवातीन और 30,000 से ज़ायद 6 माह से कम उम्र के बच्चे नमकीन और आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। ग़िज़ाई किल्लत इस हद तक बढ़ चुकी है कि इमदादी सामान के गोदामों में शहरी घुस रहे हैं और गंदुम, आटा और दीगर अशिया ले जा रहे हैं और उनका सब्र जवाब दे रहा है। इसके अलावा गजा की सूरत हाल पर गजा की शहरी दिफा का बयान सामने आया है कि मुतासरा इलाकों में सड़कें मुकम्मल तबाह हो गई हैं। सड़कें तबाह होने से शहरी दिफा के अमले और एम्बुलेंसेस को मुतासरा इलाकों तक पहुँचने में शदीद दुश्वारी का सामना है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद मीशत के हवाले से एक अहम खबर आपके सामने रखेंगे। आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास हुआ और तवक्कात के मुताबिक एक बार फिर शरह सूद को 22% पर बरकरार रखने का फैसला किया गया है। मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट के मुताबिक कमेटी ने नोट किया कि सितंबर में महंगाई तवक्कात के मुताबिक बढ़ी, अलबत्ता इसमें अक्टूबर में कमी मुतवक्के है, जबकि रवा माली साल के आखिरी 2 तिमाहियों में महंगाई में मजीद कमी की तवक्को है। तेल की आलमी कीमतों में हालिया उतार चढ़ाव, नवंबर से गैस टैरिफ में इजाफा रवा माली साल में महंगाई और करंट अकाउंट के हवाले से खतरे का बाइस है। जबकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इन खतरात को कम करने वाले दीगर अवामिल पर भी गौर किया। इसमें रवा माली साल की पहली तिमाही में फिस्कल कंसोलिडेशन, अहम अजनास की मार्केट में दस्तियाबी और इंटरबैंक और ओपन मार्केट में एक्सचेंज रेट में फर्क का कम होना शामिल है। मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट के मुताबिक सितंबर को होने वाली आखिरी मीटिंग के बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने नोट किया कि खरीफ की फसलों के इब्तिदाई अदाद-ओ-शुमार हौसला अफजा हैं, जिसका मईशत के बाकी सेक्टर्स पर मस्बत असर होगा। जबकि सितंबर और अगस्त में करंट अकाउंट खसारा भी काफ़ी हद तक कम हुआ, जिससे इन 2 महीनों में कम बैरूनी फाइनेंसिंग के बावजूद स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला की पोजीशन मुस्तहकम रही। और तीसरा ये कि फिस्कल कंसोलिडेशन ट्रैक पर रही, जहां फिस्कल और प्राइमरी बैलेंस बेहतर हुआ। और चौथा ये कि इस दौरान कोर इन्फ्लेशन बरकरार रही है, जबकि ताज़ा तरीन सर्वेज में सारिफीन और कारोबारी इदारों दोनों की महंगाई के हवाले से तवक्कात में बेहतरी आई है। लेकिन तेल की आलमी कीमतें काफ़ी गैर मुस्तहकम हैं और मशरिक़ वस्ता में तनाज़े की सूरत हाल इस मंजरनामे को मज़ीद गैर यकीनी बना रही है। इन हालात की रोशनी में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखने पर जोर दिया है। और दूसरी तरफ आज से तकरीबन 2 दिन बाद IMF का वफ़द
$3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के पहले रिव्यू के लिए पाकिस्तान आ रहा है। हुकूमत पर एतमाद है कि उसने IMF की जानिब से दिए गए टैक्स महसूलात, प्राइमरी सरप्लस और फिस्कल खसारे के अहदाफ हासिल कर लिए हैं और ये रिव्यू बासानी पूरा हो जाएगा। हुकूमत चंद बजट अहदाफ हासिल करने पर पूरे एतमाद तो नजर आ रही है, लेकिन साथ ही कुछ माली अहदाफ ऐसे भी हैं जो अभी भी पूरे नहीं हुए। शहबाज राना की खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने वफाकी सब्सिडीज और तरक्याती अखराजात में कटौती और पेट्रोलियम लेवी में 362% इजाफा करके पहली सहमाही में बजट खसारा कम करने का टारगेट हासिल कर लिया है। जबकि वजारत खजाना की पहली सहमाही की फिस्कल ऑपरेशन की रिपोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में निगरां हुकूमतों की जानिब से बेदरेग अखराजात की निशानदही भी की गई है, जिसके नतीजे में पंजाब हुकूमत खसारे में है क्योंकि उसने अपनी पहली सहमाही में कुल आमदनी से 28.6 अरब रुपए के ज्यादा अखराजात किए हैं। लेकिन मजमूई तौर पर वजारत खजाना 417 अरब रुपए का प्राइमरी सरप्लस बजट दिखाने में कामयाब हो गई है, जो IMF की शर्त से ज्यादा है। लेकिन माजी के ट्रेंड्स ये बताते हैं कि पहली सहमाही का सरप्लस आगे की सहमाहियों में खसारे में तब्दील हो जाता है। रवा माली साल की पहली सहमाही में बजट खसारा जिसमें सूद की अदायगियां भी शामिल थी वो 963 अरब रुपए या GDP का 1% रहा है, जो गुज़िश्ता माली साल से 18% ज्यादा है। रवा माली साल की पहली सहमाही में सूद की अदायगियां 1380 अरब रुपए तक बढ़ गईं, जबकि वफाकी हुकूमत की कुल आमदनी 1400 अरब रुपए रही, यानी सूद की अदायगियां वफाकी हुकूमत की कुल आमदनी का 98% रही, जिससे यह खदशा पैदा हो गया है कि सूद की बुलंद शरह के नतीजे में सालाना सूद की अदायगी बजट में दिए गए हदफ से ज्यादा होगी। हुकूमत ने बजट में सूद की अदायगियों के लिए 7300 अरब रुपए मुख्तस किए थे, लेकिन वजारत खजाना के चंद अफसरान के मुताबिक ये अदायगियां 8300 अरब रुपए तक जा सकती हैं। इसके अलावा गुज़िश्ता सहमाही में नॉन टैक्स आमदनी 115% इजाफे के बाद 453 अरब रुपए रही है, जबकि गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे में नॉन टैक्स आमदनी सिर्फ 211 अरब रुपए थी। इस आमदनी में इजाफा पेट्रोलियम लेवी में इजाफे की वजह से हुआ है। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल पर 60 रुपए और डीजल पर 50 रुपए फी लीटर लेवी की सूरत में 222 अरब रुपए हासिल किए हैं। सिर्फ रवा माली साल की पहली सहमाही में पेट्रोलियम लेवी की मद में हासिल की गई रकम में 362% इजाफा हुआ है, जबकि गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में पेट्रोलियम लेवी की मद में सिर्फ 48 अरब रुपए इकट्ठे किए गए थे, जबकि इस दौरान FBR की जानिब से टैक्स महसूलात भी 2040 अरब रुपए रही हैं, जो इस सहमाही के टारगेट और IMF के दिए गए टारगेट से भी 65 अरब रुपए ज्यादा है। एक तरफ हुकूमत IMF के नए रिव्यू के लिए पुरुमीद है, तो दूसरी जानिब IMF वक्त के आने से पहले इंटरबैंक और ओपन मार्केट में रुपए की कदर में कमी आ रही है। आज ओपन मार्केट में डॉलर महंगा होकर 282 रुपए 50 पैसे का हो गया, जबकि इंटरबैंक में रुपए की कदर में 38 पैसे की कमी आई है, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए 95 पैसे का हो गया है। आज प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।